मैंने धड़कते दिल के साथ उसका नंबर मिलाया था। मुझे दिल ही दिल में यह भी डर था कि कहीं वह मेरी इंसल्ट न कर दे कि मैंने आधी रात को उसे कॉल क्यों किया। उसके नंबर पर जैसे ही 2 बेल गई तो मैंने फ़ौरन से नंबर ऑफ कर दिया था। मैं अब खुद को ये सोचकर परेशान कर रहा था कि मुझे आधी रात को उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। उससे पहले मैसेज करके इजाज़त लेनी चाहिए थी। हो सकता था कि वह अपनी मम्मी के साथ हो। उसने बताया था कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और वह रात को अब उनके पास ही रुकती है। तभी अचानक से उसके नंबर से कॉल आने लगी और मैंने जब कॉल उठाई तो उसकी आवाज़ सुनकर मेरा मूड भी पहले से अच्छा हो गया था। मेरी इस वक्त कॉल करने को उसने बुरा नहीं माना था, बल्कि उसे खुशी हुई थी। मैं उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगा। बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। अब जब मेरी वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। उसके साथ बात करते हुए आधी रात गुजर गई और मुझे पता भी नहीं चला। आज से पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि मैं उस लड़की के साथ अपना जीवन खुशी से बिता सकता था। फिर अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई तो वह मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कॉल को अगर तुम्हें कोई इससे ज़्यादा सुंदर लड़की नज़र आए तो तुम रूपा को भूल जाओगे। मेरी मानो तो अब अपने रिलेशन को टाइम दो और इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत करो। बात उसकी भी ठीक थी, मगर अब हमारी दोस्ती बढ़ते बढ़ते प्रेम में बदल गई थी और हम दोनों के लिए ही एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने जब उसे प्रपोज़ किया तो उसने भी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि वह भी मुझे पसंद करने लगी थी। मगर अभी तक उसने मुझे अपनी मम्मी और छोटी बहन से नहीं मिलवाया था। जब मैंने उससे यह बात पूछी तो वह कहने लगी कि मैं तुम्हें कॉल ही अपनी मम्मी से मिलवा लूँगी। और फिर अगले दिन उसने मुझसे कॉल करके कहा कि आज मम्मी ने तुम्हें घर में खाने पर बुलाया है। शाम को मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी बहन कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसकी मम्मी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनके अंदाज से लग रहा था उन्हें भी मैं पसंद आया हूँ। जब रूपा से मैंने उसकी छोटी बहन के बारे में पूछा तो मुझे कहने लगी कि वह अपनी दोस्ती कर गई है। मैं जितनी बार भी रूपा के घर गया था, मेरी एक बार भी उसकी छोटी बहन से मुलाकात नहीं हुई थी और मैं सोच रहा था कि उसकी बहन को अपने जीजू से मिलाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। जब मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता तो वह इस बात पर बुरा मान जाते थे। न जाने क्यों उसे अपनी बहन के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था। ये बात मैंने महसूस कर ली थी और फिर दोबारा कभी मैंने उसकी बहन का नाम ही नहीं लिया। यूं भी मुझे उसकी बहन से क्या लेना देना था। अब हमारी शादी की शुभ मुहूर्त भी निकल चुकी थी और मेरे सास का कहना था कि वह रूपा की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हैं। रूपा के ख़ानदान से भी बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे और उसकी मम्मी अपने लोगों में उसकी शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी कि हम दोनों जल्दी विवाह के बंधन में बंध जाएं। मुझे भी और क्या चाहिए था। मैं भी यही चाहता था कि रूपा जल्दी से मेरी पत्नी बनकर आ जाए। एक मैं उसी दुल्हा बना बैठा था जब मेरी अपनी साली पर पहली बार नज़र पड़ी थी। वह इस कदर सुंदर थी कि मैं उसे देखकर देखता रह गया था। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था और अब मुझे अपने दोस्त की बात कान में सुनाई दी जब उसने मुझे कहा था कि तुम शादी का फ़ैसला इतनी जल्दबाजी में मत करो। अगर तुम्हें इससे ज़्यादा सुंदर लड़की दिख गई तो तुम इसे भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ था। अब जब मैंने अपनी पत्नी से ज़्यादा सुंदर लड़की देखी तो वह मुझे पसंद आ गई थी। मगर अब क्या हो सकता था। बार बार उसकी बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था और मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। दिल ही दिल में खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इस कदर जल्दबाजी से काम क्यों कर लिया था। मगर अब जो भी था, मैंने यह फ़ैसला कर लिया था तो इस फ़ैसले को निभाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझसे अपनी बहन को क्यों छुपा कर रखा था। क्या वह भी मेरी नेचर को समझ गई थी? जबकि मैंने तो उससे खुद को छुपा कर रखा था, सिर्फ अपनी अच्छाइयों को ही उसके सामने जाहिर किया था। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वह मेरी इस बुराई को जान गई थी तो इसका मतलब था वह बहुत तेज़ थी और मुझे अब उससे संभल कर रहना था। अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने के बावजूद भी अपनी साली का चेहरा मेरी आंखों के सामने ही रहा था और पूरी रात मैं उसके बारे में सोचता रहता। मगर मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। मुझे इस बारे में सावधान नहीं करना चाहता था। और फिर हमारे जब नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई तो मेरी पत्नी ने शादी के बाद भी अपने जॉब को जारी रखा था। एक दो बार मैंने उससे इस चीज़ से मना किया कि तुम घर पर रहो, ऐसे तुम्हारे लिए अपने घर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मगर वह कहने लगी कि मैं जॉब के साथ साथ घर को भी मैनेज कर लूँगी।
फिर जब उसने घर को भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चलाना शुरू कर दिया, मुझे हर काम, हर चीज़ वक्त पर मिलने लगी, तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं रहा था कि वह जॉब करती है या फिर घर पर रहती है। मगर जिस दिन वह अपनी मम्मी की तरफ जाती थी और जब मैं उसे लेने के लिए वहाँ जाता, तो जब भी अपनी साली को देखता, मेरा दिल उस पर बुरी तरह से आ जाता था। मैं न चाहते हुए भी खुद को उसे सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम था, जिसकी वजह से मेरी साली भी मुझसे मुतासिर होने लगी थी। उसे भी अपनी बहन की किस्मत पर विश्वास नहीं होता था। उस दिन जब मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर में गया, तो मेरी साली घर पर अकेली थी। मेरी पत्नी मम्मी को ले डॉक्टर के पास गई थी। आज मुझे पहली बार उससे अकेले में बात करने को मौका मिला था, और फिर वह मुझे लेकर बाहर लॉन में आ गई। वह मुझसे अपनी दोस्तों की, अपने बचपन की बातें करने लगी। तब बातों बातों में वह मुझसे कहने लगी कि मुझे अपनी दीदी पर रुश्क आता है। उनके कितनी अच्छी किस्मत है कि उन्हें आप जैसा पति मिला है। काश कि मुझे भी आप जैसा ही पति मिले। मैंने उसकी आंखों में जब अपने लिए पसंद के रंग देखे, तो मेरा दिल एक बार फिर से बुरी तरह से उस पर आ गया था। दो, और इसको अपने जाल में फंसाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। फिर मैं उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगा। मेरी साली की बातें मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थीं, क्योंकि जितनी वह सुंदर थी, उसके पीछे तो लड़के पागल थे, और इसके बावजूद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। और वह अगर मुझे पसंद कर रही थी, अगर वह मेरी तरफ मातवज्जो हो रही थी, तो यह मेरी खुशनसीबी थी, और मैं इस चीज़ को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना चाहता था। अब मैंने उसका नंबर भी हासिल कर लिया था, और अपनी पत्नी से छुपकर मैं उसके साथ बातें करने लगा। अब मैं अक्सर उसको शॉपिंग करवाने के लिए जाता था। जब पहली बार मैंने उसे दिल खोलकर शॉपिंग करवाई, तो तब वह आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि डैडी की मौत के बाद मम्मी ने हम दोनों बहनों को बहुत मुश्किल से पाला था, और फिर जब दीदी जॉब करने लगी तो मम्मी ने काम करना छोड़ दिया था। मगर इससे हमारा मुश्किल से गुजरा ही होता था। मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की जितनी आज आपने मुझे करवाई है। उसकी बात सुनकर मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने और कोशिश जारी रखी, तो वह दिन दूर नहीं जब वह पूरी पूरी मुझे हासिल हो जाएगी। और फिर मेरा ख्याल कुछ गलत नहीं था। मुझे उसे पर मजबूती से मेहनत करनी पड़ी थी। उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, खुद से जुड़े रखने के लिए मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता, उसका ख्याल रखता, जो वह कहती वही करता, वह सब कुछ उसे लेकर देता जो वह मांगती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, काश आप मेरी दीदी के पति ना होते तो मैं आपसे शादी कर लेती। मैंने उसे यही सब सुनाने का इंतज़ार कर रहा था। तब मैं उसे कहने लगा, मेरे लिए भी तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी दीदी के साथ खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे ही विवाह करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मुझसे अकेले मिलो, और इस बारे में तुमने अपनी मम्मी को, दीदी, किसी को कुछ भी नहीं बताना। हम दोनों में जो भी बात होगी, वह हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। ये सुनकर पहले तो वह डॉक्टर गई, फिर वह मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे अकेले में कैसे मिल सकती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए, कहीं मम्मी को कुछ पता न चल जाए। मगर मैंने उसे मना ही लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे प्यार पर विश्वास करो। वह मेरी बात सुनकर राजमंद हो गई थी। मैं अपनी मस्तियों में गुम था। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं किया कि मेरी पत्नी भी बहुत बदल रही थी। उसने मुझे पहले की तरह वक्त देना छोड़ दिया था। बल्कि अगर मैं उससे वक्त देने का कहता, तो वह कभी थकान का बहाना कर देती, तो कभी नींद आने का। मैं भी अब शुक्र करता था, क्योंकि मेरे उसके सोने के बाद मैं अपनी साली के साथ बातों में मस्त था। मैं अपने आप में मग्न था। तभी अपनी पत्नी में आने वाले इस तब्दीली को मैंने नोट नहीं कर पाया था। और फिर उस दिन मैंने अपनी साली पूजा से कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज तो मैंने तुम्हारे लिए वक़्त निकाला होगा। उसने अपनी मम्मी से अपनी दोस्त के घर रुकने का बहाना किया। उसकी मम्मी इस बात के लिए मान गई थी। अब मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि मैं उसके साथ क्या बहाना करूँगा कि आज मैं घर क्यों नहीं आ सकता। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरी पत्नी की कॉल आ गई। वह कहने लगी कि मैं कितने दिन से मम्मी की तरफ नहीं रुके। आज मेरा वहाँ पर वक़्त गुजारने का इरादा है। आज मैं उनके साथ रहूँगी। उसके बाद सुनकर मैंने खुशी से मान दी कि मैं उनके साथ रहने की इजाज़त दे दी थी। और फिर शाम को मैंने पूजा को एक जगह से पिक किया, और उसे लेकर मैं उसे होटल में आ गया था, जहाँ पर मैं अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाता था। पूजा मुझे देखकर घबरा रही थी। तभी उसकी घबराहट दूर करने के लिए मैंने उसे एक ऐसी ड्रिंक पिला दी थी जिससे वह अपने होश खो बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ थी और क्या कर रही थी।
इस तरह से मेरे लिए यह काम आसान हो गया था। तभी मैं उसे सहारा देकर उसी कमरे में जाने लगा जहाँ पर मैं हमेशा रुकता था। आज भी वह कमरा मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं आने वाले समय के बारे में सोच सोच कर मज़े कर रहा था। मगर एक चीज़ देखकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गया था। साथ वाले कमरे में मैंने अपनी पत्नी को जाते हुए देखा था। यह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर भला मेरी पत्नी का क्या काम था। उसने तो आज अपनी मम्मी की तरफ रुकना था, वह तो आज उनके साथ थी, तो फिर वह अब यहाँ पर क्या कर रही थी। 3 मैंने अपनी साली को बिस्तर पर लेटाया और फिर खुद अपनी पत्नी को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल आया। अब जब मैंने साथ वाले कमरे का दरवाज़ा चेक किया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये होटल के नियमों के खिलाफ था। मैं किसी के कमरे में जाकर नहीं देख सकता था, मगर इस वक्त ये बात जानना मेरे लिए ज़रूरी था। इस वजह से मैं कोई भी जुर्माना भरने के लिए तैयार था। जब मैंने दरवाज़ा खोला और फिर सामने देखा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने मेरी पत्नी। बचपन से ही मैं घर का अजीब सा माहौल देखकर पाला बड़ा था। मेरे पापा रात गए तो घर से बाहर रहते थे। जब तक वह घर नहीं आते थे, मम्मी उनका इंतज़ार करती रहती थीं, साथ रोती भी रहती थीं। ये देखकर मैं हैरान परेशान होता था कि मम्मी ऐसा क्यों करते हैं। आखिर वह ज़रा ज़रा से बात पर इतना परेशान क्यों हो जाती हैं। पापा जब घर आते तो मम्मी उनके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। कभी तो पापा खामोशी से अपने कमरे में चले जाते थे और कभी वह भी उनके साथ लड़ने लगते थे। और अब तो पापा ने मम्मी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। आखिर पापा मेरी मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि पापा आधी रात तक घर से बाहर क्यों रहते हैं और मम्मी उनसे बात बात पर क्यों लड़ाई करनी है। क्योंकि पापा के बहुत से लड़कियों के साथ संबंध थे। उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थीं जिनके साथ वह आधी रात तक वक्त गुजारते थे। और जब घर आते तो इस बात पर मम्मी उनसे लड़ाई करती कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मुझसे प्रेम करना चाहिए, आपको मेरे साथ समय बिताना चाहिए, मगर आप मेरे बजाय दूसरी लड़कियों के साथ मसरूफ़ रहते हैं। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तब पापा उन्हें कहते कि अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना होगा, नहीं तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। और पापा की यह बात सुनकर जहाँ मम्मी रोने लगती थीं, वहीं पर मैं भी परेशान हो जाता। मम्मी से कहता कि आप घर छोड़कर कहीं मत जाइए, गाप के बगैर मैं अकेला रह जाऊंगा। और फिर मम्मी ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया था और एक दिन वह हम दोनों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उनके बाद मैं अकेला पड़ गया था। हर वक्त रोता रहता था पापा। मुझे कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई मम्मी लेकर आऊँगा। तब मुझे अपने दोस्तों की सुनी हुई बातें याद आने लगती थीं, तो मैं पापा से कहता कि आप मेरे लिए दूसरी मम्मी नहीं ला सकते। आप नहीं जानते कि दूसरी मम्मी बच्चों को बहुत मारती हैं और उन्हें वक्त पर खाना भी नहीं देती। मेरी बात सुनकर पापा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नई मम्मी नहीं लेकर आऊँगा, मगर तुम खामोश रहो और इस तरह से मत रो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद पापा ने मेरी देखभाल के लिए मेरे लिए आया जी का बंदोबस्त कर दिया था। आया जी बहुत अच्छी थी, वह मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी और मैं उनके साथ रहते हुए मम्मी की कमी को भूलने लगा था। शाम को आया जी वापस चले जाते थे और फिर रात को मैं पापा के साथ ही सोता था। अब तो अक्सर रात को पापा के साथ कोई ना कोई लड़की आने लगी थी और जब भी कोई लड़की आती थी तो पापा मुझे उसे रात को कमरे से निकाल देते थे। मुझे अकेले सोने में डर लगता था, मगर जब मैं उनके साथ सोने की ज़िद करता तब वह गुस्सा करते और मुझे कहते कि अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं अलग कमरे में सोना चाहिए। और फिर जिस दिन उनके साथ लड़की नहीं होती थी उसे दिन वह मुझे अपने साथ सुला लिया करते थे। अब मैं इस बात पर हैरान होता था कि पापा आखिर मुझे कमरे से बाहर क्यों निकालते थे। उसे दिन जब मैंने चुप कर कमरे में देखा तो मैंने पापा को उसे लड़की के साथ बहुत अजीब काम करते हो देखा था। अब अक्सर मैं ऐसा करने लगा था। जब पापा कमरे में होते तो मैं चुप कर उनके कमरे में देखता था। अब तो वह ड्रिंक भी करने लगे थे और जो कुछ वह लड़कियों के साथ करते थे उन्हें देख देख कर मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। और फिर यही सब देखते देखते मैं बड़ा हुआ। मुझे अब यह सब बुरा नहीं लगता था, बल्कि मैं चाहता था कि मैं भी ऐसा ही करूं। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी लड़कियां हूं। अब पापा पहले से बूढ़े हो गए थे और मैं 18 साल का हो चुका था और अभी भी पापा की वैसी ही रूटी थी। अब भी उनके साथ जब भी कोई लड़की आती थी तो आज भी मैं उनके कमरे में छुप कर देखता था
और फिर अब मैं खुद भी गर्लफ्रेंड बनाने लगा था। एक दिन घर की मुलाजिमा के साथ मैं गलत काम में व्यस्त था। जब पापा ने मुझे देख लिया तब पापा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझे उन्होंने बहुत मारा। मगर यह बात मेरे लिए अजीब थी। पापा खुद भी यह सब कुछ करते थे, फिर उन्हें इस बात पर मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं फिर पापा से दिन ब दिन दूर होता गया। मुझे उनसे नफरत का एहसास होने लगा था, क्योंकि जिस काम में उन्हें मज़ा आता था वह अपने लिए सही समझते थे, तो वह काम मेरे लिए गलत कैसे हो सकता था। 4. पापा ने फिर से पहले से ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था। उनकी स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो रही थी। एक दिन वे अपने कमरे में पीते हुए बेहोश हो गए थे। जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने उन्हें अस्पताल ले जाया। वहाँ डॉक्टर ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर का कहना था कि पापा के पास आखिरी दिन है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शराब पीकर अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लिया था और अब उनके गुरुदेव फेल हो चुके थे। कोई भी इलाज उन्हें नहीं बचा सकता, चाहे उन्हें कितने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाया जाए। सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही है जो पापा को बचा सकती है। और वह पहला दिन था जब मैं मंदिर में गया था और मैंने भगवान के सामने रो रो कर अपने पापा की लंबी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना की थी। और आज मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं तो अपने पापा से बहुत प्रेम करता था। मैं तो उनके बिना ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और अब जब वे मुझे छोड़कर जा रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे शरीर से कोई आत्मा खींच रहा हो, और यह एहसास मेरे लिए बहुत ही दुखद था। फिर पापा एक दिन मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में मैं अकेला रह गया हूँ और मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। तब आया जीत ही जिन्होंने मुझे संभाला था, जो मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस ले आई थी। इसके अलावा पापा के मुलज़िम थे जो उनके साथ वफ़ादार थे। उन्होंने कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला था और मुझे भी कारोबार के बारे में सब कुछ सिखाया था। अगर वे चाहते तो वे धोखा दे सकते थे, वे यह सब छीन भी सकते थे, अपने नाम भी लगा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पापा के साथ वफ़ादारी का सबूत दिया और फिर मैं पढ़ाई मुकम्मल करके अपने कारोबार में मस्त रहने लगा था। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां थीं, मगर कोई भी लड़की मेरे दिल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। जो भी सुंदर लड़की देखता था मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उससे प्यार हो गया है, और फिर जब मैं उसके साथ थोड़ा समय गुजार लेता तो मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकल जाती थी। तब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते कि मेरे जैसे इंसान को कभी किसी से सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। मैं तो हर लड़की पर दिल हरा जाता हूँ और फिर उसे जब फ़ायदा उठा लेता हूँ तो उसे लड़की को छोड़ देता हूँ। बाद में वह लड़की बेशक रोती चिल्लाती रहती, मगर मुझ पर किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं होता था। रूपा को मैंने एक बार अपने दोस्त के घर में देखा था। वह मेरे दोस्त की पत्नी की सहेली थी और उसे देखते ही मैं उस पर दिल हर गया था। जब अपने दोस्त को यह बात बताई तो वह ज़ोर से हंस पड़ा और मुझे कहने लगा कि तुम अगर इससे ज़्यादा सुंदर लड़की देखोगे तो तुम बदल जाओगे। इसलिए तुमने जो करना है सोच समझ कर करो और खुद करो। मुझे और मेरी पत्नी इस मामले में नहीं फंसाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस लड़की से दिल भर जाए। तुम इसे छोड़ दो और यह लड़की हमारे गले पड़ जाए। बात उसकी ठीक थी। फिर मैंने रूपा से अपने प्रेम का इज़हार किया और जब उसे दोस्ती की तो मुझे मालूम हुआ कि वह भी मुझे पसंद करने लगी थी। शायद हम दोनों बने एक दूसरे के लिए थे, मगर तब तक मैं पूजा को नहीं जानता था। अब जब पूजा को देखा तो मेरे दिल की हालत ही बदल गई। अब मैं सोचने लगा कि काश कि रूपा से शादी से पहले ही अगर पूजा को देख लेता तो उससे शादी से इनकार कर देता। मगर अफसोस की बात यह थी कि मैं उसे संभा बहुत लेट था, मगर फिर भी वह मेरे जाल में फंस गए थे और अब वह मेरे बेड तक पहुंच गए थे और मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। मगर अपनी पत्नी को वहाँ पर देखकर मैं हैरान रह गया था कि वह यहाँ पर क्या कर रही थी। अब जब मैंने साथ ही कमरा खोल कर देखा तो यह देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि वहाँ पर मेरी पत्नी एक लड़के के साथ मौजूद थे जो उसके ऑफिस में काम करता था और मुझे उसने अपना दोस्त बताया था। मगर मैं नहीं जानता था कि उन दोनों के दरमियान दोस्ती से कुछ बढ़कर था, और जो कुछ भी था वह मेरे सामने आ चुका था। मैं ये बात भूल गया था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। मैं यहाँ पर पूजा को लेकर आया था और पूजा के साथ क्या कुछ करने वाला था, मुझे यह सारी बातें भूल चुका था। मुझे याद था तो बस इतना कि मेरी पत्नी इस वक्त एक घिनौना मर्द के साथ नामुनाब हालत में थे। 5 और तभी मेरी पत्नी ने भी मुझे देख लिया। वह बुरी तरह से डर गई। वह मुझसे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
मगर अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब तुम मेरे घर में मत आना, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसे वक्त में पूजा को वहीं छोड़कर घर वापस आ गया था। जानता था कि पूजा थोड़ी देर तक नशे की हालत में रहेगी और फिर वह नॉर्मल हो जाएगी तो वह अपने घर वापस चली जाएगी। मगर इस वक्त ना मैं पूजा से बात करना चाहता था और ना ही रूपा से। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इस पर आंखें बंद करके एतबार क्यों किया। आज जो कुछ मैं दूसरों के साथ कर रहा था वह सब कुछ मेरी पत्नी के साथ पेश आया था। बल्कि शायद मेरी पत्नी ने वह सब करके मुझे एहसास दिला दिया कि हर इंसान को ही अपनी इज्जत प्यारी होती है। और मुझे जितना इस वक्त रूपा पर गुस्सा आ रहा था इतना शायद ही जिंदगी में कभी किसी पर आया था। मैं यहाँ से वहाँ पर टहल रहा था और तभी मेरे नंबर पर पूजा के कॉल आने लगे, मगर इस वक्त मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस में ही था तो मुझे रूपा की मम्मी की कॉल आ गई। वह मुझे अपने घर बुला रही थी। मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, मगर फिर भी मैं यह सोचकर वहाँ पर चला गया कि मैं रूपा के बारे में सच बता दूंगा कि मैंने उससे एक गैर मर्द के साथ देखा है और अब मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। मैं उसे मज़ीद अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। यही सोचते हुए मैं उनके घर गया तो वह मुझे देखकर कहने लगेंगे, तुम्हारी रूपा के साथ किस बात पर लड़ाई हुई है? आखिर क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान जो रूपा ऐसी इतनी बड़ी बात कर रही है? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं तो समझ रहा था कि वह रूपा की सफाई देंगे, मुझे उससे माफ़ करने को कहेंगे, मगर वह तो अलग ही बात कह रहे थे। मैंने उन्हें सच बताने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहता वह कहने लगे, रूपा ने तुमसे डिवोर्स का फैसला क्यों किया है? तुम दोनों की किस बात पर लड़ाई हुई है? तुम दोनों यह नहीं जानते कि शादी ब्याह कोई खेल तमाशा नहीं है। पूरे परिवार के सामने तुम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब अगर मामूली से बात पर तुम दोनों एक दूसरे को यूं कैसे छोड़ सकते हो? तुम दोनों को अगर कोई गलतफहमी हुई है, तुम दोनों की किसी बात पर लड़ाई हुई है तो मुझे बताओ, मैं तुम दोनों की गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मैंने गहरी सांस ली और उन्हें कहने लगा, रूपा को मैंने कल एक मर्द के साथ होटल में देखा था और वह नामुनासिब हालत में थी। कोई भी मर्द अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर उसे अपने विवाह में नहीं रख सकता। मैं उसे मज़ीद अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे इस पाप के लिए, इस धोखे के लिए जो उसने मुझे धोखा दिया है, उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। रूपा की अम्मी का भी यह बात सुनकर मुंह खुले का खुला रह गया था। तब उन्होंने रूपा को वहाँ पर बुलाया और उससे पूछने लगे, दीप क्या कह रहा है, क्या हुआ था? तब रूपा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या आप जानती हैं कि मैं हमेशा से सुदेश को पसंद करती थी। हम स्कूल कॉलेज में एक साथ रहे और फिर एक ही कंपनी में हम दोनों जॉब करते रहे। हम दोनों में ही बहुत अंदरूनी समझदारी थी। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मगर फिर कुछ समय पहले हमारी कंपनी में एक और लड़की आ गई थी और उसे लड़के ने सुदेश को अपने जाल में फंसा लिया था। सुदेश मुझे छोड़कर उसे लड़की से प्रेम करने लगा था और उसे से विवाह करना चाहता था, मगर यह बात मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। मैं उसे इस बात के लिए मना करती रही कि मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते, मुझे छोड़ नहीं सकते, मगर सुदेश ने मेरी एक भी नहीं सुनी और फिर उसे लड़की से विवाह कर लिया था। मगर बाद में उसे पता चला कि वह लड़की धोखेबाज थी। वह तो उससे प्यार नहीं करती थी। अभी भी वह और भी बहुत से लड़कों से मिलाती थी। यह बात सुदेश से बर्दाश्त नहीं हो सके। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और तब तक मैं भी दीप के साथ शादी कर चुकी थी और फिर सुदेश वापस मेरी तरफ पलट आया। वह मुझे कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है तुम्हारी, मुझे बद्दुआ लगी है। मुझे तुम्हें छोड़कर किसी और से विवाह नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकता और यकीनन तुम भी मेरे बगैर उदास होगी। हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और फिर मेरे दिल में भी उसकी सोई हुई मोहब्बत जाग उठी थी। 6 वैसे भी मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दीप अब मेरे बजाय पूजा में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था और यकीनन उसके साथ शादी करना चाहता है। तभी मैंने दीप को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। रूपा की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं पूजा के बारे में जो भी सोचता था, आखिर इस बारे में रूपा को कैसे मालूम हुआ? उसने भी जैसे मेरे चेहरे पर यह सवाल पढ़ लिया था। तभी वह कहने लगी, जब तुम रात को पूजा से छुप छुप कर बात करते थे, तुम ये समझ रहे थे कि मैं सो रही हूँ, मगर ऐसा नहीं था। मैं तो तुम पर नज़र रखी हुई थी। मैं देख रही थी कि तुम क्या करते हो।
और मुझे शक था कि तुम मेरी बहन में दिलचस्पी ले रहे हो, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त ने तुम्हारी फितरत के बारे में बता दिया था कि तुम एक दिलफेंग इंसान हो। जब भी तुम किसी से ज़्यादा प्यारी लड़की को देखते हो तो उसी के प्यार में खो जाते हो। मैं जानती हूँ कि पूजा मुझसे ज़्यादा प्यारी है, और यकीनन तुम अगर उसे देखोगे तो मुझे छोड़कर उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश कर दोगे। तभी मैंने पूजा को तुमसे दूर रखा, तुम्हारे सामने नहीं आने दिया, मगर तब तक मेरी तरफ सुदेश वापस पलट कर नहीं आया था। और मैं तब तुमसे दिल से यह रिश्ता निभाना चाहती थी, मगर अब जब सुदेश भी मेरी ज़िंदगी में वापस पलट आया तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम पूजा से शादी करते हो या किसी और से, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ मज़िद नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उसकी बातें हैरत से सुन रहा था और सोच रहा था कि वह इस तरह से कैसे कर सकती है। तभी उसकी माँ ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे और उसे कहने लगे, तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म लड़की हो, तुमने कोई गलत चीज़ नहीं की। कोई गलत चीज़ तुमने अपनी बहन में देखी थी बजाय उसको मौका देने का। तो मुझे बताना चाहिए था। वह छोटी है, ना समझ है, मैं उसे समझाती, तुम अपनी पति को रोक दी, मगर तुमने इन दोनों को खुली छूट दे रखी ताकि तुम खुद अपने आशिक से मिलते रहो। अपने लिए तुमने इन दोनों की तरफ से आंखें बंद करके रखें और मुझे भी हर चीज़ से बेखबर रखा। मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। वह दोनों आपस में उलझ पड़े थे और फिर मैं वहाँ से उठकर वापस आया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी रूपा ऐसा भी कर सकती है, मगर अब मैं दिल ही दिल में इस बात पर खुश था कि मेरी उससे ज़िंदगी आसानी से छूट जाएगी और यूं पूजा मेरे जीवन में शामिल हो जाएगी। मगर यह इतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रहा था। रूपा ने डिवोर्स के बाद सुदेश के साथ शादी कर ली थी, मगर शादी के बाद भी वह अब परेशान थे, क्योंकि सुदेश के साथ मोहब्बत और शांति बड़ी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। उसे घर का सुकून चाहिए था, मगर सुदेश का कहना था कि जब तक वह लोग अपना घर नहीं बना लेते, किसी का बल नहीं हो जाते, तब तक रूपा इस नौकरी को नहीं छोड़ सकते। और फिर पूजा के लिए भी उनकी माँ बहुत मुश्किल से मानी थी। उनका कहना था कि वह कभी भी अपनी दूसरी बेटी की शादी अपनी बेटी के पति के साथ नहीं कर सकती। उनका परिवार क्या कहेगा, उन्हें लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मगर हमने बहुत मुश्किल से उन्हें मना लिया, और यूं भी पूजा की भी मुझसे विवाह करने की शद्दत ख्वाहिश थी। उसने अपनी माँ को साफ कह दिया कि अगर आपने मेरा विवाह अपनी मर्जी से दीप से नहीं किया तो मैं फिर घर से भाग जाऊंगी, और तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मजबूरी की हालत में उसकी माँ को मेरे साथ पूजा की शादी करनी पड़ी थी, और अब मैं खुश था कि आखिरकार मुझे मेरी मनपसंद लड़की मिल गई थी।